नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। ब्लैक फंगस से संक्रमित महिला की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी रिम्स के द्वारा इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने से परिजन नाराज नजर आए और पूरे मामले में रिम्स डायरेक्टर सहित 3 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात कही। ब्लैक फंगस की मरीज थी उषा। बेहतर इलाज के लिए गुहार लगाई थी। इलाज में लापरवाह रवैये के बाद इच्छा मृत्यु की मांग की थी। रिम्स के लापरवाह रवैये पर झारखंड हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, लेकिन सब बेकार। महिला की हालत अचानक नाजुक हो गई और फिर जिस राज्य में ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो, वहां इलाज के अभाव में उषा ने दम तोड़ दिया। जरा सोचिए, ब्लैक फंगस महामारी घोषित होने के बाद मरीज की जानकारी सरकार के रिकॉर्ड में भी होती है और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाए तो सवाल क्यों न उठे। दरअसल गिरिडीह की उषा देवी थी ब्लैक फंगस की मरीज। 17 मई को रिम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। 2 दिन पहले ही उनका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद हालत खराब होने के बावजूद डॉक्टर नहीं पहुंचे। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। हर वो जगह जहाँ से मदद मांगी जा सकती है वहाँ से मदद मांगी गई बच्चों द्वारा, और उसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने संज्ञान लिया। जब हमने आवेदन दिया तो उनके संज्ञान में लेने के बाद इनका ऑपरेशन हुआ। जो रिम्स कह रहा था कि हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, वही रिम्स के डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ना। महिला की मौत के बाद रिम्स में परिजनों के हंगामे की तस्वीर आई। रिम्स प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगा। मामले को हाईकोर्ट तक ले जाने की बात भी कही जा रही है। नहीं, वो बच्चे लोग जो हैं, क्योंकि कोई गार्जियन नहीं था इनका, तो बच्चे लोग थे। बच्चे लोग जिद कर रहे थे कि बहुत तरह का जिद था, जो बचकाना जिद होता है उस टाइप का। तो हम लोगों ने समझाने बुझाने का प्रयास किया है। इलाज में लापरवाही को लेकर झारखंड हाईकोर्ट तक दखल दे चुका है। ऐसे में ब्लैक फंगस के मरीज की मौत के बाद झारखंड हाईकोर्ट का रुख अब कैसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। वो भी तब जब इलाज में लापरवाही की बात सामने आई है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, रांची ब्लैक फंगस से महिला की मौत हो गई और ये पूरा मामला अब हाईकोर्ट में भी चल रहा है। रिम्स में महिला का इलाज चल रहा था, जिस दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में अनाथ होने के बाद भी तीनों भाई बहन किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे। इन पर सरकार की नजर गई। सरकारी स्तर से मरहम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन लापरवाह अधिकारियों के रवैये ने एक की जान ले ली है। 18 साल की उम्र में कदम रखते ही मोहन मौत को प्यारा हो गया। एक तो अनाथ था, ऊपर से कमजोर, जिस पर 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी थी। निकम्मे अधिकारियों वाले झारखंड में जिस पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हो, वो मरेगा नहीं तो क्या करेगा। बता दें कि साल भर पहले सरकार ने ही इन भाई बहनों में जिंदगी की उम्मीद जगाई। माता पिता की मौत के बाद तीनों भाई बहन शांति, प्रमीला और मोहन के बारे में पता चलने पर यह वादा किया गया कि सरकारी स्तर पर इनकी परवरिश होगी, राशन भी मिलेगा, घर भी मिलेगा और शिक्षा भी मिलेगी। लेकिन पहले उन दावों ने दम तोड़ा, जिसके बाद मोहन की मौत हो गई। सर लोग बोल के गए थे कि कहता मकान बन जाएगा, सारा चीज मिल जाएगा, लेकिन कुछ तो हुआ भी नहीं। मतलब हम दोनों तो लड़की है ना, आगे चल के हम दोनों क्या करेंगे। हम दोनों पढ़ना चाहते हैं। पढ़ना चाहती है? पढ़ना चाहते हैं। मतलब सरकार तो बोला मदद करेंगे, मदद भी कहाँ कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि महज 7 से 8 साल की उम्र में ही अनाथ हुए इन बच्चों के पास जिंदगी जीने का जज्बा ही नहीं था। इन अनाथ बच्चों की हौसला अफजाई राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार से सम्मानित वंदना दुबे ने की थी। इन्हें सहारा दिया था, लेकिन इन तक सरकार की नजर क्या पहुंची, मानो जिंदगी पर नजर लग गई। आश्रम से निकालकर इन्हें CWC बाल कल्याण के भरोसे छोड़ दिया गया। कह सकते हैं कि भगवान भरोसे। अधिकारियों की लापरवाही से इन अनाथ की जिंदगी में उथल पुथल मच गया। सरकारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई।
अनाथ मोहन की मौत और विधानसभा स्पीकर के ट्वीट के बाद सभी जागे हैं। अस्पताल में एडमिट शांति को देखने पहुंच रहे हैं। एक बार फिर मदद का आश्वासन दे रहे हैं। सवाल है कि समय रहते इन अनाथों के लिए इतनी आपाधापी क्यों नहीं हुई? मोहन की मौत के बाद ही इन बच्चों को लेकर फिक्रमंदी क्यों दिखाई जा रही है? अगर वक्त रहते जिम्मेदारों ने अपना फर्ज निभाया होता तो माता पिता के बाद इन दो मासूमों के सिर से भाई का साया भी नहीं छिनता। गौरव कुमार झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। गढ़वा में बालू के काले खेल को लेकर हिंसक झड़प थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं मारपीट की नौबत तो कहीं ट्रकों में तोड़फोड़ की वारदात। आखिर क्यों बालू के खूनी खेल में प्रशासन खामोश है और क्या है बालू का काला सच? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गढ़वा सदर प्रखंड का बिलचंपा, मिढ़ना, लापो, सिद्धकला, प्रतापपुर ये वो जगह है जो इन दिनों बालू माफियाओं का अड्डा बन चुका है। यहां से होकर गुजरने वाली कोयल और दानरो नदी से माफिया प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से बालू का उठाव करते हैं। ये हाल तब है जब प्रशासन की टीम आए दिन बालू माफिया पर शिकंजा कसती है। लेकिन गढ़वा सदर अस्पताल की तस्वीर देखकर आप भी चौंक उठेंगे। ये घायल शख्स चौकीदार के बेटे हैं जो हाल ही में पुलिस की ओर से पकड़े गए यूपी की ट्रकों की निगरानी कर रहे थे। इनका ये हाल दबंगों ने बालू तस्करी की जानकारी पुलिस को देने के आरोप में किया है। बदमाशों ने इन पर चाकू और शीशे के बोतलों से हमला कर दिया। कुछ विवाद नहीं, ना उनका हम कुछ किया ना कुछ अटेंडम ओनली उसका मतलब छूट रहा हूँ मुखिया में किसी कारोबार किया कि तुम्हारा विपक्ष में रखा। अब जरा दूसरी तस्वीर पर भी नजर दौड़ाइए। देखिए कैसे बालू विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए हैं, एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं। यूपी के ट्रकों के शीशे तोड़े जा रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कार्रवाई करते हुए गढ़वा सदर थाने की पुलिस ने पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। और बिना पूछे गाड़ियों को शीशा तोड़ दिए और ड्राइवर खाना पीना खा रहा था उसकी पिटाई कर दी। वाकई इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि बालू माफिया पर प्रशासन की सख्ती का कोई असर नहीं है। कुछ साल पहले ही बालू के उठाव को लेकर जतपुरा में गोलीकांड हुआ था, जिसमें 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो क्या फिर से गढ़वा में वही पुरानी कहानी दोहराए जाने का प्लॉट तैयार किया जा रहा है? आखिर क्यों पुलिस और प्रशासन उन माफियाओं पर नकेल कसने में नाकाम हो रही है? ये बड़ा सवाल है। चंदन कुमार कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। गिरिडीह में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से रोक के बाद भी अवैध बालू उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। जिले की 2 बड़ी नदी उसरी और बराकर से हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू निकाला जा रहा है। झारखंड सरकार ने बालू के उत्खनन पर रोक लगाई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से बालू खनन की मनाही है, लेकिन गिरिडीह में अवैध बालू उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। जिले की 2 बड़ी नदी उसरी और बराकर से हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू निकाला जा रहा है और उसे जिले के विभिन्न इलाकों में मनमाने दाम पर बेचा जा रहा है। हैरत की बात ये कि प्रशासन इन घटनाओं से बेखबर दिख रहा है। इस अवैध कारोबार में कायदा कानून ताक पर है। लोगों का कहना है कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं बालू के लगातार खनन से नदी गहरी होती जा रही है, साथ ही नदी का स्ट्रक्चर भी खराब हो रहा है। कितना बालू रोजाना उठ जाता है? यही जो 4-5 गाड़ी से हम लोग बोझते हैं रोजाना। हाँ, जैसे बहुत टीम हम लोग है मजदूर लोग। टोटल अगर बात करें दिन भर में कितने बालू चले जाते हैं? टोटल खूब कीजिएगा तो 20 गाड़ी जाता है। बालू माफिया को प्रशासन और स्थानीय नेताओं के संरक्षण की भी बात सामने आ रही है, जिससे उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। दुमका में लोगों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले पुलिसकर्मियों की सुरक्षा ही भगवान भरोसे है। नगर थाना परिसर स्थित स्टॉप क्वार्टर में सब इंस्पेक्टर पर छत की सीलिंग गिर गई। दुमका में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। जरा इन छतों को देखिए, जर्जर हालत में हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों को यही काम करना पड़ता है। रविवार को नगर थाना परिसर स्थित स्टाफ क्वार्टर में छत का मलबा सब इंस्पेक्टर के सिर पर गिर गया। रविवार को एसआई अजीत कुमार जब अपने कमरे में सो रहे थे, उसी दौरान छत का सीलिंग भरभरा कर गिर गया, जिसकी वजह से उनका सिर फट गया। आनन फानन में उन्हें फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
चेहरा नीचे करके लेटे हुए थे। इसी क्रम में सीलिंग जो है, छत का सीलिंग का टुकड़ा गिर गया इनके सिर के ऊपर, जिससे उनका सर फट गया। सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी सहित तमाम पुलिसकर्मी फूलोझानो मेडिकल कॉलेज पहुंचे और उनका हालचाल जाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली में अपने आवास पर सभी महिला मंत्रियों को चाय पार्टी दी। इस हाई टी पार्टी में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल सभी महिला मंत्री शामिल हुई, जिसमें झारखंड से शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुई। अन्नपूर्णा देवी पहली बार कोडरमा से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंची हैं और 7 जुलाई को हुए मंत्रिमंडल के विस्तार में अन्नपूर्णा देवी को भी मंत्री बनाया गया। अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। बोकारो में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का विरोध तेज होता जा रहा है। सेक्टर 9 में विस्थापित संगठनों की बैठक हुई, जिसमें विस्थापितों के हक की आवाज का बुलंद करने का फैसला लिया गया। पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट विस्थापितों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। वहीं बीजेपी नेता योगेश्वर महतो ने कहा कि स्टेडियम के नाम पर संपत्ति बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बोकारो स्टील प्रबंधन को अब व्यावसायिकरण के लिए 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी। स्टेडियम तो पहले, मैं तो यूं कहूंगा कि पहले तो सतनपुर में बनाने की बात हुई थी। सतनपुर से बदल करके नरकरा कैसे चला गया, क्या कारण से चला गया, ये एक मैंने जानकारी लेने का विषय है। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत दूरदृष्टि है कि आगे वहां पर करोड़ों की संपत्ति खड़ा करें। कि विस्थापित की जो गंभीर समस्याएं हैं, उन समस्याओं को एकजुट होकर लड़ेंगे और विस्थापितों को हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। इसलिए ये आज की बैठक बहुत ही अहम है और ये लड़ाई बहुत लंबी है और इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। राजधानी रांची में कल भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा नहीं निकलेगी। कोरोना की वजह से राज्य सरकार ने रथ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी। ऐसे में जगन्नाथपुर मंदिर में भगवान जगन्नाथ की नेत्रदान की पूजा की गई। पूजा को मंदिर के चुनिंदा पुजारियों ने संपन्न कराया। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाया गया और गर्भगृह के बाहर ही भगवान के नेत्रदान की पूजा विधिवत रूप से पूरी की गई। इस दौरान राज्य सरकार की गाइडलाइंस का भी पूरा ख्याल रखा गया। प्रशासन की सतर्कता की वजह से मंदिर के भीतर और बाहर ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं जुट सकी। पूजा के बाद मंदिर परिसर का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। भगवान जगन्नाथ की नेत्रदान के साथ ही आज की पूजा संपन्न हो गई और आज की पूजा बिल्कुल सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार हुई। ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। साथ ही चुनिंदा पुजारियों ने ही आज की जो पूजा है विधि कार्यों को संपन्न कराया। कल का विशेष दिन है रथ यात्रा के लिए, इसीलिए कल मंदिर खुलेगा 5 बजे। 6 बजे भगवान की आरती होगी। 7 बजे अन्न भोग होगा, भात दाल सब्जी खीर खिचड़ी इत्यादि भोग होता है। और उसके बाद रथ के ऊपर में जितना कार्यक्रम होता था, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, जगन्नाथ अष्टकम, गीता का 12 अध्याय का पाठ, सब भगवान का दरबार में ही कल संपन्न होगा। उसके बाद 8 बजे पट बंद कर देंगे। दिन भर बंद ही रहेगा, दर्शनार्थी भी नहीं आएंगे, मंदिर भी पट बंद रहेगा। 6 बजे शाम को पुनः खुलेगा। उसके बाद 7:30 बजे भगवान का 108 की मंगल आरती होगी। उनका कुछ विशेष भोग होता है कल रथ यात्रा के दिन, जो मिट्टी का बर्तन में भोग लगता है भगवान को। पहला तो है कि जगन्नाथ स्वामी की इच्छा के अनुरूप ही एक पत्ता भी हिलता है। तो हम लोग जो जगन्नाथ स्वामी का पूजा पाठ करते हैं तो जन जीवन के कल्याण के लिए ही करते हैं। अब जगन्नाथ स्वामी का इच्छा रहा कि भाई इस बार रथ यात्रा नहीं होगी, लोगों के जीवन कल्याण के लिए हम यहीं पर सांकेतिक रूप से आपका पूजा ग्रहण करेंगे। और चूंकि जगन्नाथ स्वामी हम लोग के आराध्य हैं और हम लोग का पूरा परिवार और पूरा झारखंडी समाज जागृत जगन्नाथ स्वामी के प्रति आस्था रखते हैं, तो उनकी इच्छा के अनुरूप जैसा जीवन बचाने के लिए जिस तरह का सांकेतिक रूप से जो धार्मिक अनुष्ठान है वो बहुत अच्छे भाव से पूर्ण भगवान जगन्नाथ जैसा चाहते हैं वही हो रहा है और आगे भी वैसा ही होगा। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही यहाँ पूजा हुई। चुनिंदा लोग शामिल हुए। साथ ही चुनिंदा पुजारियों ने ही आज की पूजा को संपन्न कराया। 9 दिन तक भगवान कहीं नहीं जाएंगे। भगवान जगन्नाथ
भ्राता बलभद्र और माता सुभद्रा यहीं रहेंगी, यहीं पूजा होगी और 9 दिन तक भगवान यहीं रहेंगे और सभी विधि कार्य को यहीं से निपटाया जाएगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और धनबाद में न्यूज 18 की खबर का असर एक बार फिर हुआ है। राज्य स्तरीय फुटबॉल खिलाड़ी सुमति मरांडी के घर सीओ अमृता कुमारी पहुंची और मदद का भरोसा दिलाया। न्यूज 18 की खबर का असर एक बार फिर हुआ। खबर 1 मिनट में कहानी दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा और धनबाद की होनहार राज्य स्तरीय फुटबॉल खिलाड़ी सुमति मरांडी का हालचाल जाना। सुमति के घर एग्यारकुंड प्रखंड की सीओ अमृता कुमारी मिलने पहुंची। सीओ ने सुमति से बातचीत की और परेशानियों को जाना। सीओ ने कहा सुमति एक अच्छी खिलाड़ी है, उसके खेल के साथ साथ पढ़ाई पूरी करने की भी व्यवस्था की जाएगी। अब तक किसी तरह की सरकारी सहायता नहीं मिलने की रिपोर्ट उन्होंने डीसी को भेजने की बात कही। वहीं सुमति ने भी मदद मिलने पर न्यूज 18 का आभार जताया। इनका जो शौचालय नहीं है वो भी बन जाए। इन्होंने जो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ रखी है ये भी आप अपना शुरू करें, फिर से शुरू करें। और उसके बाद जो ये अपना ट्रेनिंग ले रही हैं, तो अभी तो ये बता रही हैं कि ये ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रही हैं, तो मैं एक बार बात करूंगी इनके ट्रेनर से कि इनका क्या सिचुएशन है, नहीं है। हमने दिखाया था कि सुमति को मदद के नाम पर सिर्फ लाल कार्ड मिला है। खबर के बाद प्रशासन ने सुध ली, जिससे परिवार खुश है।